बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक क्यू चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर में और v वेक्टर में एंगल बन रहा है थीटा। अब सबसे पहले हम v को ना दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर लेंगे। v का b की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, v cos थीटा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, v sin थीटा। तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए, एक कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है और दूसरा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो v cos थीटा को हमने v1 सिंबल दे दिया और v sin थीटा को हमने सिंबल दे दिया v2 का। अब हम निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब हमें पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, मूव करता है, तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है और वो फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b। पहले हम v2 के कारण फोर्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या प्लेस कर दिया, v2। अब चेक करो, v2 हमने किसको कहा था, v sin थीटा को। तो v sin थीटा और b में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो आपने इसको खोल के लिख दिया q v2b sin 90। sin 90 तो 1 होता है, तो f कितना आ गया, q v2 इंटू b। अब v2 का फॉर्मूला पुट कर दिया v sin थीटा। अब क्योंकि हमने इसको क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला है, तो v2 क्रॉस b का जो हमारे पास वेक्टर आया वो f वेक्टर के इक्वल है। तो इसका मतलब f वेक्टर v2 और b दोनों के परपेंडिकुलर है। तो जब हमारा फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो वो केवल डायरेक्शन में चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो हमारे चार्ज पार्टिकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। मींस इस फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में मूव करेगा। अब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, mv²/r इज इक्वल टू क्यू v2b। क्योंकि वेलोसिटी v2 है तो यहाँ भी वेलोसिटी के फॉर्मूले में v2 का स्क्वायर किया। v2 से v2 कैंसिल हो गया, v2 की वैल्यू आ गई। अब हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन में तो हम एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब निकालेंगे। तो ओमेगा क्या होता है, v2/r। v2 की वैल्यू पुट की, r से डिवाइड कर दिया, ओमेगा आ गया। ओमेगा को 2π से डिवाइड कर दिया तो फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को उल्टा कर दिया तो क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड जो आया है ये जो है वो चार्ज बाय मास रेशो के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं v1 की। v1 v cos थीटा के इक्वल था। v1 वेलोसिटी तो b के पैरेलल में थी, तो थीटा कितना हो गया, 0। जब थीटा 0 होता है, साइन 0 0, इसका मतलब कोई भी मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के ऊपर काम नहीं करेगा v cos थीटा के कारण। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी दिशा में चलता रहेगा। तो v cos थीटा के कारण चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, लीनियर। v2 के कारण चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। तो पार्टिकल तो एक ही है, तो दो टाइप के मोशन एक साथ हो गए, सर्कुलर प्लस लीनियर। तो इसका मतलब पार्टिकल का मोशन किस टाइप का होगा, हेलिकल मोशन। अब हम बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी प्रोवाइड करने के काम में आता है। इसका सिद्धांत क्या है, हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी दे सकते हैं विद लो वैल्यू ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो लो होगी लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा। मीन्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बार बार चेंज करेंगे, पार्टिकल को बार बार उसी रीजन में से पास करवाएंगे और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगा देंगे। कहने का मतलब चार्ज पार्टिकल दो फील्ड्स के अंडर मूव करेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों फील्ड्स एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लो। इसमें डी शेप के दो होलो कंडक्टर्स हैं जिनको हमने पैरेलल प्लेस कर दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, बीच में थोड़ा सा गैप है। इन दोनों को हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से ज्वाइन कर दिया। बीच में एक विंडो लगा दी कि पार्टिकल जब एक्सेलरेट हो जाएगा उसको वहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मीन्स ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इसके जस्ट ऊपर हमने नॉर्थ पोल यूज़ कर लिया, नीचे साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है।
नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, टुवार्ड द साउथ पोल। अब हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल P पोजीशन पे रख दिया। जैसे उसको P पोजीशन पे रखा, एज्यूम कर लिया कि उस समय में जो D1D है उसका पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव है, और D2 का पोटेंशियल उस समय में क्या है, पॉजिटिव। तो P किसकी तरफ एक्सेलरेट होगा, D1 की तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा। ये जो गैप है इसमें एक्सेलरेशन होगा। जैसे ही वो D1 के अंदर एंटर करेगा तो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब अब यहाँ केवल मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी। अब वेलोसिटी तो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा। तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल सकता है, स्पीड में चेंज नहीं कर सकता। तो ये सेमी सर्कुलर पाथ उसने फॉलो कर लिया। जैसे ही वो गैप में आएगा तब तक पोलैरिटी चेंज हो चुकी होगी, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो जैसे ही वो गैप में आया वो किसकी तरफ एक्सेलरेट हो गया, D2 की तरफ। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो केवल इस गैप में हो रहा है, और किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। जैसे ही वो D2 में एंटर किया, मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो चुकी है, मैग्नेटिक फोर्स उसको गोल गोल घुमा रहा है। फिर यही से प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहेगी कि जैसे ही गैप में आएगा पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, फिर से उसका एक्सेलरेशन होगा, दूसरी D में जाएगा, और इस तरह से ये सर्कुलर पाथ कवर करता करता बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेगा। हर स्टेप में उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ने के कारण ये रेडियस बढ़ती जा रही है, और एट लास्ट इट गेट हाई एनर्जी, और हम उसको विंडो से बाहर निकाल लेंगे। जिस टारगेट से उसकी रिएक्शन करवाना चाहते हैं उस टारगेट से उसकी रिएक्शन करवा देंगे। तो ये तो था इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग वाला पार्ट। डिस्कस करते हैं इसकी थ्योरी। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कितना है, क्या है, Q V क्रॉस B। V और B क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना हो गया, 90। साइन 90 की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगा है ये तुम्हारे पार्टिकल को क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंटीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों आपने बराबर में रख दिए। V से V कैंसिल हो गया, R की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं कि आपका जो पार्टिकल है वो सेमी सर्कल को कवर करने में कितना समय लेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। R की वैल्यू पुट कर दी। तो ये जो T टाइम आया है ये हाफ टाइम आया है, सेमी सर्कल को कवर करने का टाइम आया है। तो इसका मतलब पूरा टाइम कितना आएगा, पूरे सर्कल को कवर करने का टाइम होगा T इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल टी। इसी का डबल कर दिया हमने। ये मैंने Q/m अलग से भी लिख लिया। ये मैं अलग से इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि जो टाइम है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपने देखा होगा कि शुरू में पार्टिकल की वेलोसिटी कम है तो वो कम रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है उसका सर्कल भी बड़ा होता जा रहा है। लेकिन हमारे T के फॉर्मूले में कहीं भी V और R नहीं आए, तो इसका मतलब T जो है वो V और R के ऊपर निर्भर नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज अपॉन मास रेशियो। टाइम का रिवर्स कर दो तो क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये क्या आ गई हमारे पास, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। नाउ वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर C1D1 and C2D2 are the current carrying conductors placed parallel to each other। उनके बीच का डिस्टेंस है R, उनमें से करंट्स का फ्लो करवा रखा है हमने I1 और I2। अब हमने क्या डिस्कस करना है यहाँ पर, हमें पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो I1 भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, I2 भी, लेकिन उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब डायग्राम देखो, दो पैरेलल वायर्स हैं, दोनों में से करंट का फ्लो भी पैरेलल हो रहा है। I1 I2 दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है। सबसे पहले हम I1 की फील्ड की बात करते हैं। I1 ऊपर की तरफ है, इसके कारण फील्ड निकालने के लिए मैंने अपना थंब I1 के ऊपर प्लेस कर दिया करंट की डायरेक्शन में। P पॉइंट के ऊपर मेरी फिंगर्स नीचे की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट P के ऊपर देखें अगर हम, तो वो क्या है, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन।
अब आप ये सोच के चलो कि आपका जो सेकंड कंडक्टर है I2 करंट फ्लो कर रहा है, उसको किस में प्लेस कर दिया हमने, B1 फील्ड में, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, क्योंकि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखता है तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है। और वो फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है, टूवार्ड द फर्स्ट कंडक्टर। तो कहने का मतलब F2 की डायरेक्शन ये आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कंडक्टर सेकंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब हम अगर इसके एक्सप्रेशंस निकाल के देखें, फर्स्ट कंडक्टर के कारण फील्ड को हमने B1 कहा था, कंडक्टर के कारण जो करंट वो होती है फील्ड होती है वो होती है μ0/4π 2I1/r। स्ट्रेट कंडक्टर के कारण ये होती है फील्ड, ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास हमने क्या डिस्कस किया कि B1 फील्ड के कारण सेकंड कंडक्टर को एक फोर्स लगता है जो कि हमने F2 कहा, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला है F2 वेक्टर इज इक्वल टू ILB होता है वैसे तो, लेकिन कंडक्टर में सेकंड कंडक्टर में करंट है I2, L क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट की देख रहे हैं तो B1 खोल दिया, L लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो साइन 91। हम कंडक्टर की लेंथ को क्या मान लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं, क्योंकि कंडक्टर तो इनफाइनाइट लेंथ का है। वैसे तो खोल के फॉर्मूला आ गया I2L इंटू B1। आगे हमने जो एक्सप्रेशन निकालना है वो यूनिट लेंथ के लिए निकालना है, मीन्स L को 1 कर दो, तो फोर्स कितना आ गया, I2 इंटू B1। B1 की वैल्यू जो पहले लिखी थी वो उठा के यहाँ रख दी, तो टोटल फॉर्मूला क्या आ गया, μ0/4π 2I1I2/r। अब ये फोर्स कौन सा है, सेकंड कंडक्टर के ऊपर है, फर्स्ट के कारण है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो सेकंड कंडक्टर को फर्स्ट कंडक्टर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सेकंड डायग्राम की, अब हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर I2 कितनी फील्ड जनरेट करेगा, B2। तो हमने यहाँ डायरेक्शन निकालने के लिए फील्ड की अपना थंब करंट की डायरेक्शन में प्लेस कर दिया। मेरी फिंगर्स अभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं, लेकिन Q पॉइंट के ऊपर मेरी फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही हैं, तो B2 की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में I1 करंट का कंडक्टर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर भी एक फोर्स काम करेगा, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे हम। ये फिंगर बाहर की तरफ सेट करेंगे, ये जो आपके फिंगर है ये करंट को शो कर रही है, ये ऊपर की तरफ है, तो थंब कहाँ जा रहा है, टूवार्ड द सेकंड कंडक्टर। इसका मतलब सेकंड कंडक्टर फर्स्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हो गई F1 की डायरेक्शन। तो इतना तो क्लियर हो गया कि दोनों कंडक्टर्स में अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो कि एक करंट ऊपर की तरफ लो, एक करंट नीचे, फिर आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करोगे तो दोनों के बीच का फोर्स कैसा आएगा, रिपल्सिव आएगा। अब हम निकालते हैं इसका एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, फोर्स F1 फोर्स किसके ऊपर काम कर रहा है, फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर, किसकी फील्ड के कारण, सेकंड की फील्ड के कारण। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, I1 L क्रॉस B2। खोल लो इसको, L और B2 तो परपेंडिकुलर है, लेंथ हमने यूनिटी ले ली, तो I1 B2 साइन 90, तो ये हो गया I1 इंटू B2। I1 तो I1 है ही, B2 की वैल्यू पुट कर दो, μ0/4π 2I2/r। तो आप देख सकते हो कि F1 और F2 दोनों की वैल्यूज़ जो है वो सेम आई है, लेकिन डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है, मींस ये भी एक्शन और रिएक्शन पेयर के रूप में है। F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 वेक्टर। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है।